एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं की जो प्रश्नावली 1.1 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नावली का जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी करा रखी है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, समझा रखा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 140 इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक बार और इंट्रो दे दूं कि भाज्य क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं, भाज्य संख्या, ठीक, और एक लिखते हैं अभाज्य संख्या। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि प्रश्नों को समझने में और करने में हमें आसानी लगे, है ना। देखो, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो से ज्यादा गुणज हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में केवल दो गुणनखंड होता है, केवल दो गुणनखंड होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आपको मैं उदाहरण दे देता हूं, उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी। देखो, जैसे मैंने यहां संख्या लिखा 4, यहां लिखा मैंने 8। तो 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, और 4 1 से भी कटेगा। तो इसके दो से ज्यादा गुणनखंड आ गए, यानी कि ये भाज्य है। भाज्य क्या होता है, वो संख्या जो किसी संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, 8 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, 8 8 से भी कटेगा, और 8 1 से भी कटेगा। तो यहाँ पर दो से ज्यादा गुणनखंड आ गए। तो ये जो 8 है, ये जो 4 है, ये क्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है। रही बात अभाज्य संख्या की, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दे दिया 2 3 5, तो 2 सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो वो संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होता है, स्वयं से और 1 से विभाजित होता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर्स, और भाज्य संख्या को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर अंग्रेजी में। आई बात समझ में। एक प्रमेय होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो क्या कहती है, गणित का आधारभूत प्रमेय। वो आप समझ लीजिए, एक टॉपिक आएगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न स्टार्ट करेंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये क्या कहती है। ठीक है, ये प्रमेय ये कहती है कि दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या ले लो, आपके मन में कोई भी एक भाज्य संख्या आ रही होगी, ले लीजिए। उस भाज्य संख्या को मैं अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं। ठीक है, ये कहती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे मैंने एक संख्या ले ली है, सपोज करो मैंने एक संख्या ले ली है 16 या फिर 15, ये एक भाज्य संख्या है। 15 एक भाज्य संख्या, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो देखो, इसका अगर गुणनखंड करेंगे, 3 ही बचे 15, 5 एकम 5, तो मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणे 5 लिख सकता हूँ, या फिर 5 गुणे 3 लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप विशेष ध्यान देंगे कि भैया ये जो 3 है, ये जो 5 है, ये कैसी संख्याएं हैं, ये एक अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या हो, 15 क्या है हमारी, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये 15 क्या है, एक भाज्य संख्या। तो दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या हो, उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 को आगे लिख लिया या 3 को पीछे लिख लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन प्रमेय ये कहती है कि दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या आप लोगे, उससे आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो।
ठीक है, उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया। उसके बाद मैंने आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी समझा दी एकदम आसानी के साथ। इतना अगर आप समझ चुके हो तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली में। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्नावली में। प्रश्न क्या कह रहा था कि सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। चलिए अब हम करते हैं प्रश्नों को हल। 56 का करना है, 156 है, इकाई के स्थान बचा है 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गया, और 2 नम 18। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, और 13 एक कम 13। 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसलिए 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 है 1 बार, और 13 है 1 बार। कोई भी डाउट या कोई भी अगर दिक्कत हो भाई हम और मेरे बहनों, तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है? 3 8 2 5। इसका हमें करना है, तो 5 है, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 38 में से 35 कटेगा 3 बचेगा, 32 हो गया 2 आने पर, तो 5 छंग 30, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25। ठीक है, 5 सत्ते 35, 3 बचा था 32 आ गया, 5 छंग 30, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25। फिर 5 से कटेंगे, 5 कम 5, 2 बचा, पीछे से 6 है 26 हो गया, 5 बचे 25, 1 बचा 5 है 15 हो गया, और 5 थिया 15। देखो संख्याओं का योगफल 9 आ रहा है, 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, काटो, 3 ही बचे 15, 3 एक कम 3। फिर किससे कटेगा ये? फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21। फिर ये आ जाएगा 17 एक कम 17। तो जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3 8 2 5 का, देखो 5 कितनी बार है? 2 बार है, 3 कितनी बार है? 2 बार है, और 17 कितनी बार है? 1 बार है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गया। आगे बढ़ते, 5005 है, 5005 है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। इकाई के स्थान में 5 है, 5 से घटेगा, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। किससे घटेगा? 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा 0 आ गया, 7 चक्कू 28, 2 बचा 1 आ गया, 7 तिया 21। किससे घटेगा? 11 से, 11 एकम 11, 3 बचा 11 तिया 33, और 13 एकम 13। इसलिए जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5005 का, वो आपका हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। नोटिस कर रहे होंगे कि 5 7 11 13 ये क्या है? ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 4 2 9। ये कुछ फेमस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। तो ये किससे कटेगा? 23 से कटेगा। ठीक है, 23 23 23 का कम 23, 23 दूनी 46, एंड 23 तिया कितना होता है? ज़्यादा हो जाएगा ना। 23 तिया अगर करेंगे, करके देखते हैं, क्योंकि 23 का वाला मुझे नहीं आता। 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, 69 आ जाएगा। 3 बार तो जा ही रहा है, तो 74 में से 69 घटाओगे तो कितना बचेगा? देखो दोस्त, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, और ये पीछे से 2 आ जाएगा, तो कितनी बार गया? 3 बार गया पहली बार, और ये पीछे से 2 लिया तो 52 हो गया। तो आपको क्लियरली पता है 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। 23 दूनी 46। ठीक है, 46 होता है, घटाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, ओनली 6, और पीछे से ये 9 आ गया। तो 23 दूनी 46, 6 बचा, पीछे से 9 आ गया, 23 तिया 69। ठीक है, अब आ जाते हैं 19 से कटेगा। 19 से कम 19, 19 से कम 19 घटाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। एक इसको हासिल देगा ना। 12 में से 9 घटाएंगे, कितना बचा? 3, और 2 में से 1 घटाएंगे, 1 13 बचा, पीछे से कितना आ गया? 3 आ गया।
तो 19 एक कम 19, ठीक है, और ये पीछे से 3 आगे 133 हो गया। 19 सत्ते कितना होता है 133। देखो 19 को 7 से गुणा करो, 7 दम 63, हासिल लगा 6, 7 कम 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 133, ठीक है। और यहाँ आ गया 17 एकम 17। तो जो 7 4 2 9 का जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, वो आ जाएगा 23 गुणा 19 गुणा 17। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार आ जाता है, 1 नंबर में इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाता है, ठीक है। तो इस पर अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियम होता है, नियम क्या होता है कि लॉशपा आपने छोटी कक्षा में निकालना सीखा है, मौशपा भी सीखा है, नहीं सीखा है तो अभी हम और सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास 2 संख्या है, 2 संख्या वाला क्वेश्चन है, इसके बाद 3 संख्या वाला भी आएगा, उसकी टेंशन मत लो। 2 संख्या में एक विशेष गुण होता है कि जो 2 संख्या का जो गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। कॉपी पे नोट करके लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, उसके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो प्रश्नों को हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम क्या आ गया 13। फिर यहाँ पे आ जाओ 91 है, किससे कटेगा 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21 और ये हो गया 13 एकम 13, ठीक। तो देखो भाइयों 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13 और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 13। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें यहाँ पर 2 संख्या दे रखा है, तो अब आपको क्या देखना है कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में हो, दोनों में हो। दोनों में क्या है भाई 13 दोनों में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। अगर एचसीएफ निकालना होता है तो क्या होती है, मिनिमम पावर ली जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। मिनिमम पावर लेनी है जो दोनों में हो, दो संख्या है ना यहाँ पर, तो दोनों में हो वही लेना है बस। और जो दोनों में उसकी क्या लेनी है, मिनिमम पावर, न्यूनतम घात लेनी है, ठीक है। तो देखो भाई दोनों में क्या है हमारे पास, दोनों में 13 ही है और 13 की न्यूनतम घात कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि जो एचसीएफ हमारे पास कितना है 13 है। एचसीएफ हमारे पास कितना है 13 है। अब हम बात करेंगे एलसीएम की, इसकी बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। साथ ही साथ बचे को, जो बच जाएगा ना, बचे को गुणा कर दो, ठीक है, बचे को गुणा कर दो। ये सिंपल सा नियम है। जो दोनों में है 13 है, 13 की मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो अधिकतम घात कितनी है 1 ही है, 13 तो ले ही लिया, और जो बच गया उसको गुणे में डाल दो। जो दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर लो और जो बच गया उसको गुणे में डाल दो। बच के आ गया 2 बचा है और 7 बचा है, तो 13 7 दूनी 14, 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5 182 आ जाएगा। 13 और 5 कितना होता है 18। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 13 होगा और जो एलसीएम होगा वो 182 होगा। इतना आ गया, इतना आया कि नहीं आया, आ जाना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पीछे जाइए एक बार बैक करके दोबारा इसे एक बार देख लीजिएगा। ये हो गया, ठीक है। अब हमें जांच करने के लिए बोला है, जांच पे आ जाओ। जांच पे क्या बोला है
कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उसके HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ये नियम याद रखिएगा। इस नियम पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, बार बार आते हैं, और इस साल भी आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, अब हम मान रखेंगे दो संख्या क्या है हमारे पास, एक तो 26 है और एक 91 है। ठीक है, और उसके बाद अगला जो है हमारे पास HCF कितना आया था, 13 आया था, और LCM कितना आया था, 182 आया था। देखो भाइयों, गुणा करना आपको आता है, चलिए अब आपके सामने गुणा करके दिखा दें। 91 को हमें गुणा करना है 26 से। ठीक है, 6 कम 6, 6 नम 54। ठीक है, घटा 2 1 कम 2, 2 नम 18। गुणा करो, यहाँ से 6 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 8 और 5 13, और ये 2 कितना आ गया, तो ये आ गया 2 3 डबल 6, 2366। अब इधर भी वही आना चाहिए। ठीक है, इधर भी वही आना चाहिए, गुणा कर दें। 182 को गुणा करना है 13 के साथ, गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 8 24 से लगा 2, 3 1 कम 3 और 2 5, 1 तिया सॉरी 1 दूनी 2, 1 8 8, 1 कम 1, जोड़ना है 6 6 8 और 5 13, से लिखते हैं 1 और 1 2 आ गया। तो इधर भी कितना आ गया, 2 3 6 दोनों तरफ बराबर आ गया। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, अतः हमारा उत्तर सही है। हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए, कहीं पर नहीं होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाइयों, मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ये वाला टाइप का क्वेश्चन, 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट है 510 और 92। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 510, इसका हमें गुणनखंड करना है, और अगला हमारे पास है 92 92, इसका भी हमें गुणनखंड करना है। चलिए गुणनखंड कर दें, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10, 5 से कटेगा 5 बचे 25, 5 एकम 5, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21, और ये हो गया 17 एकम 17। 92 पे आ जाओ, 2 से कटेगा 2 चक्कू 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये हो गया 23 एकम 23। ठीक है, अतः गुणनखंड क्या हो जाएगा, हमारे पास जो गुणनखंड होगा 510, उसको मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है भाई, एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, और 17 भी एक ही बार है। ठीक, उसके बाद हमारे पास 92 आ जाता है, 2 2 बार है। ठीक है, 3 है ही नहीं, सीधा सीधा क्या है, 23 है। ओके, तो ये काम हो जाने के बाद हम क्या देखते हैं कि वो संख्या जो दोनों में है उनको लेना है। तो देखो ये चीज़ दोनों में है, 2 ही है जो कि दोनों में है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, निकालना है HCF, जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 2। अब आ जाओ LCM निकालना है, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, बाकी तो सारे बच गए, 3 बचा, 15 बचा, 17 बचा, 23 बचा। 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा करो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 गुणे 5 ही हो गया, और 17 दिया 51। ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं, 17 दिया 51, 4 पंजे 20, 20 गुणा 51, सही कर रहा हूँ ना मैं कैलकुलेशन। अच्छा 23 छोड़ दिया मैंने, 3 लिखा, 5 लिखा, 17 लिखा, 23 नहीं लिखा था, गुणे में यहाँ 23 भी होगा। ठीक है, गुणे में यहाँ 23 भी होगा, ये छूट जा रहा था हमसे।
तो गुणा करेंगे 51 दूनी, दो एक कम दो, दो पंचे 10, ये 23 हो गया। गुणा करते हैं, लॉसोपा क्या आता देखते हैं। 23 गुणा 0 0, 23 दूनी 46, ये हो गया 23 दूनी 46, 23 एक कम 23, 23460, ठीक है। कितना आ रहा है 23460, आपके सामने मैंने गुणा किया। चलिए अब हम जांच करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, जांच करेंगे। चलिए जांच करते हैं। जांच क्या है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुणा LCM के क्या होता है, बराबर होता है। इसे अच्छे से कॉपी में लिख के सजाओ। देखो कई बच्चे बोलते हैं सर हमारी ना गणित में हम बहुत वीक हैं, कमज़ोर है। तो गणित में अगर अच्छा स्कोर करना है, अच्छा बनना है, इंटरेस्ट बनाना है, तो गणित की भी फेयर कॉपी बनाओ। क्वेश्चन को बार बार लिखा करो। जितना लिखोगे, कॉपी पेन चलाओगे, उतना आपका दिमाग गणित में स्ट्रांग बनता जाएगा। गणित मांगता है प्रैक्टिस, रिवीजन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए मान रखते हैं संख्या पहली क्या है 510 और दूसरी क्या है 92, और हमें HCF मिला है कितना, HCF मिला है हमें 2 और LCM मिला है 23460, 23460। तो यहाँ रख देंगे 23460, 2 से आप गुणा कर दो तो 200, 2 छंग 12, गलत कर दिया, ठीक है। गुणा करेंगे 2 गुणा 0 0, 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चक्को 8 और 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। 2 3 6 और 2 3 4, सेम चीज इधर भी आ जाएगी 46920। तो दोनों तरफ क्या आ गया, समान आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। अतः हमारा उत्तर सही है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे पास 336 है और अगला क्या है हमारे पास 54 है। गुणनखंड करो तो 336 को काटोगे, 2 एक कम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 6 आ गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर कटेगा 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 अट्ठे 16 एंड 2 चौको 8, फिर काटोगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एंड 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। यहाँ आ जाओ, 2 दूनी 4, 1 बजा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। अब हम करेंगे गुणनखंड। क्या हो जाएगा गुणनखंड, 336, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 है 4 बार, 3 है 1 बार और 7 है 1 बार। फिर आ जाओ 54 में, 2 है 1 बार, 3 है 3 बार, ठीक है, ओके। अब हमें ढूंढना है जो संख्या दोनों में है, 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे हल करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं HCF। जो दोनों में है उसकी मिनिमम घात न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात 1 ही है और 3 की न्यूनतम घात भी 1 ही है। तो 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 2 तिया क्या आ जाएगा 6। तो हमें हमारा जो HCF मिलेगा, HCF को हिंदी में मौशोपा कहते हैं, ठीक है, वो 6 मिलेगा। और फिर हमें क्या निकालना है LCM। क्या निकालना है LCM, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर
3 और गुणे में क्या है 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है भाइयों, अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। सो देखो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। गुणा करते रहना है, 3 तिया 9, तिया 27 हो जाएगा और गुणे में 7 है। इन तीनों को जब आप आपस में गुणा कर दोगे तो आपको मिलेगा 3024। कितना मिलेगा 3024। इन तीनों को जब आपस में गुणा करोगे तो गुणा करना, जोड़ना, घटाना आता है कि नहीं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी ही चाहिए। तो ये हो जाएगा HCF हमें 6 मिलेगा और जो LCM मिलेगा वो 3024 मिलेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे जांच। जांच आप जानते हैं क्या होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF गुणे LCM की। ये आप भली बात ही जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ मान रखे इसको करके देखते हैं। तो देखो भाइयों, दो संख्या क्या है हमारे पास, पहली संख्या 336, दूसरी संख्या 54, ठीक। और लॉस जो HCF है वो हमारा 6 है, जो LCM है वो हमारा 3024 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर देंगे 6 से, तो गुणा करने पे ये आएगा 18144। यहाँ पे वही आ जाएगा 18144। क्वेश्चन कराते कराते इतना एक्सपीरियंस हो गया ना कि गुणा करने पे कितना आएगा वो रट चुका है ऑलरेडी। इतने सालों से बढ़ा रहे हैं ना तो रट चुका है। 18144 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दोगे चूंकि बायां पक्ष इसके बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है, अतः हमारा उत्तर सही है। हमारा उत्तर क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। बताइए, इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, प्रेजेंटेशन करके, अच्छी प्रेजेंटेशन करके बनाओगे तो इम्प्रेशन एग्जामिनर पे और अच्छा पड़ता है, नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अब अभी तक हम दो दो वाले थे ना, अब कितने आ गए, 3। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के बाद आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। इस प्रश्न के बाद क्यों, अभी सिखा देता हूँ। अगर तुमसे कोई बोले, ये चीज़ ना आपको NCERT में नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जामिनर या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वाइवा होता है ना, प्रैक्टिकल, आजकल तो प्रैक्टिकल भी होते हैं, उसमें एग्जामिनर आके पूछ सकते हैं आपसे। क्या पूछेगा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या होगी ना, 2 संख्या या 4 संख्या, कितनी भी संख्या क्यों ना हो, उसके LCM को उसका HCF पूरा भाग देता है। दशमलव नहीं, प्रॉपर डिवीजन जिसे कहते हैं, पूरा भाग जाता है। ये अपने मन में रखिएगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। ये कोई भी चीज़ आपको NCERT में नहीं मिलेगी। मैंने बोला कि 2 संख्या है जिनका जो HCF है वो 3 है और जो LCM है वो 13 है। क्या ये पॉसिबल है, ये मैंने आपसे पूछ दिया। मैं ही आपका एग्जामिनर हूँ, सपोज करो मैं आपके कॉलेज में आया हूँ, स्कूल में आया हूँ, और आपके वाइवा में बुलाया मैंने प्रैक्टिकल में, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया। अगर ये आप सही बता देते हो तो मैं आपको 20 में से 20, 30 में से 30 नंबर दे दूंगा प्रैक्टिकल में। अगर नहीं बताते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बताओ, पहले तो वीडियो को पॉज करो, क्या ऐसा संभव है कि किसी 2 संख्या का HCF 13 हो और HCF 3 हो और LCM 13 हो? पॉसिबल है? तो आप कहोगे चेक कर लेंगे, एक सेकंड रुकिए सर, चेक कर लेते हैं। कहोगे सर नहीं, ये संख्या, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, कि भाई ऐसी दुनिया में कोई संख्या नहीं है सर जिसका HCF 3 हो और LCM 13 हो। ऐसी दुनिया में कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि 13 का जो हम 3 से भाग देंगे तो भाग दशमलव में जा रहा है, दशमलव में नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर पूरा भाग देना चाहिए। जैसे 4 को मैं अगर 2 से भाग दूं, 2 दूनी 4, प्रॉपर डिवीजन कहते हैं इसे। इसको भाग दूंगा तो ये दशमलव में चलता जाएगा,
ठीक है, प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, दशमलव आना ही नहीं चाहिए। तो ये ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल दूं, एक क्वेश्चन और बना देता हूं यहीं पर कि मान लो कि HCF दो संख्याओं का 2 है और LCM 12 है, क्या ये स्थिति संभव है? क्या ये स्थिति संभव है, बताओ। तो आप कहोगे सर 1 सेकंड रुकिए, 12 LCM को 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, पूरा पूरा चला गया। सर ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। आप ये बोल दोगे कि भैया पॉसिबल है कि 6, क्योंकि LCM को HCF ने पूरा पूरा भाग प्रॉपर डिवाइड कर दिया है, अर्थात ये स्थिति संभव है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आके पूछता है वाइवा में और बच्चे बता नहीं पाते, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके NCERT में नहीं है, लेकिन आपके ही चैप्टर का है, ठीक है। और NCERT के वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं और NCERT के बाहर के वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम बार बार आते हैं, सब कुछ पढ़ा रखा है। लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या करना है? गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का क्या निकालना है? लॉशपा और मौशपा निकालना। 12, 15 और यहाँ लिख दिया मैंने 21। चलिए एक एक करके करते हैं। 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। जब तक एक ना आ जाए तब तक हमें करना होता है, ये आप जानते ही हैं। 3 बजे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक है। जब तक एक ना आ जाए तब तक हमें करना होता है। अब देखिए लिखेंगे हम गुणनखंड जो आया वो हम लिखेंगे अब हम 12, फिर है 15, फिर है 21। 12, 2 कितनी बार है भैया? 2 हमारे पास यहाँ 2 बार है और 3 हमारे पास 1 बार है, ठीक। फिर हमारे पास 3 है, 3 के नीचे 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या है? 5 है। फिर 21 में 3 है और क्या है? 7 है। तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर हमारे पास 3 संख्या है, तो हमें देखना तीनों में कौन सी संख्या है। 4 होगा तो देखना चारों में कौन संख्या है। नियम वही है, 2 के लिए जो नियम था ना, 3 के लिए भी वही होगा, 4 के लिए भी वही होगा, और जितने भी दे दो भाई सबके लिए वही नियम ही है। अब 3 संख्या है हमारे पास, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों में हो, जो तीनों में हो। वो संख्या क्या है? 3 ही है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है LCM और HCF। HCF में क्या हो जाएगा? जो तीनों में है उसकी न्यूनतम घात। तो 3 की न्यूनतम घात क्या है? यहाँ पर 1 ही है, यानी कि क्या आ जाएगा? 3। फिर क्या निकालना है आपको? LCM, जो तीनों में है उसकी अधिकतम घात। 3 की अधिकतम घात 1 ही है, 3। जो बच गए उनको क्या कर दो? गुणे में डाल दो। यहाँ पर है 2 की घात 2, 5, गुणे में है 7। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 तिया 21 और यहाँ से आ गया 4 और ये 5, 4 पंजे 20, 21 दूनी 42, पीछे से 0, 420। कितना आ जाएगा आंसर LCM का? 420 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बताइए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग को टेस्ट करता है, ठीक। अब अगर आप संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखेंगे, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। अभाज्य, अभाज्य संख्याओं का जो मौशा होता है, मौशा बोले तो HCF जो होता है वो 1 होता है, और जो लौशा होता है, लौशा मतलब LCM कितना होता है? वो होता है उनका गुणनफल, उनका गुणनफल। ये कॉपी पे नोट करके लिख लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। 17, 23 और 29 ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इनका जो मौशा होगा वो 1 होगा, चाहे 2 संख्या हो या 3 हो या हजारों क्यों ना हो। जितनी भी संख्याएं हमें दी गई होंगी
अगर वो अभाज्य संख्या है तो उनका मौशा हमेशा एक ही होगा, और अगर लौशा की बात की जाए तो उन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देना होगा, गुणा कर देना होगा। आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। सो देखिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड बोला है तो करके दिखाना पड़ेगा। 17, 23, 29 गुणनखंड करोगे, 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। ठीक है, तो गुणनखंड करके दिखा दो। 17 गुणा 1 इसको दिखा दो, और 23 को लिख सकता हूँ मैं 23 गुणा 1, और 29 को लिख सकता हूँ 29 गुणा 1। ऐसी संख्या जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो जो हमारा HCF होगा वो एक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक। और जो LCM होगा उसमें क्या होगा, इन तीनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। जो बचे हुए होते हैं उनकी गुणा हो जाती है। 17, 23, 29 तीनों की गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 11, 33, 9। आंसर क्या आ जाएगा, 11, 33, 9। तीनों की गुणा करोगे तो। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने देखा यूट्यूब में कई सारे टीचर ऐसे हैं जो ये गुणा करके भी दिखा रहे हैं और वीडियो की लेंथ बढ़ा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे लिए जो सबसे दुनिया में कोई चीज़ अनमोल है ना, वो है समय। मुझे समय की बहुत ज़्यादा कदर है। ठीक है, इसलिए मैं फालतू टाइम वेस्ट कभी नहीं करता। मेरे पढ़ाने में भी बच्चे थोड़ा शिकायत करते हैं, सर आप मजाक नहीं करते हो। तो देखो भाई, मैं टीचर हूँ, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। मैं अपना जो काम है वो दिल से कर रहा हूँ, शिद्दत से कर रहा हूँ। मैं टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना। मैं आपको ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ। फालतू के जोक्स नहीं मारता, फालतू के बकवास नहीं करता। ठीक है, तो किसी को अगर कोई बात बुरी लगती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसका मैं हल करना है। क्या है, 8, अगला है 9, फिर अगला क्या है, 25। तो देखो भाई, गुणनखंड करेंगे। 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 बचे 25, 5 एकम 5। जब तक एक ना आ जाए तब तक करना होता है। तो गुणनखंड किया हमने अभी। गुणनखंड क्या आ जाएगा, देखिए। गुणनखंड 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 3 बार। 9 को लिख सकता हूँ 9 कितनी, 9 में 3 कितनी बार है, 2 बार। और 25 में 5 है, 2 बार। बताओ, कोई भी संख्या ऐसी है जो तीनों में हो, तीनों में होना चाहिए। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, एक। जब संख्याओं में कुछ उभयनिष्ठ नहीं आता है तो HCF कितना होगा, एक। और LCM क्या होगा उस स्थिति में, जब किसी भी प्रश्न में अगर HCF एक आ रहा है तो LCM में क्या होगा, 19 तीन संख्याएं, तो उनको आपस में गुणा कर देना है। जितनी भी संख्या होगी उनको आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इनमें जब गुणा करोगे 8 गुणा 9 गुणा 25, तो गुणा करोगे तो आ जाएगा 25 अट्ठे 200, और गुणे में 9, 9 दूनी 18, पीछे से 00। ठीक है, तो हमें हमारा जो LCM मिलेगा वो मिलेगा 1800। आंसर, तो LCM 18 आएगा और HCF कितना आएगा, एक। कोई दिक्कत, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्याओं का अगर हम HCF निकाल रहे हैं और HCF अगर एक आ जाता है तो उन संख्याओं का जो LCM होता है वो उनके गुणनफल के बराबर आता है। तो जो भी संख्या दे रखी है उनको हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, हमें हमारा LCM मिल गया। ठीक हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोर्ड एग्जाम बार बार पूछता है। ठीक है जी, बड़े भाई होने के नाते, दोस्त के नाते बता रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, कर लेना। कह रहे दो संख्याओं का जो HCF है वो 9 है। इन दो संख्याओं का LCM कितना होगा ये आपको बताना है।
ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि जो HCF है 306 और 657 का वो 9 है, जो LCM है 306 और 657 का वो कितना है, वो आपको ज्ञात करना है। फिर आप यहाँ लिखोगे हम जानते हैं, भले ही ना जानो लिखना तो पड़ेगा ना भाई। हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, और ये दो संख्या के लिए होता है, यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर एक संख्या है। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लॉशअपा गुणे मॉशअपा के, HCF गुणा LCM के। ठीक है जी, ये नियम आप भली भांति जानते हो। इसको थोड़ा डब्बे में भी बंद कर दिया, थोड़ा अच्छा लगे। अब हम मान रखेंगे, पहली संख्या हमारी कितनी है 306, दूसरी संख्या हमारी है 657। HCF हमें 9 दे रखा है और हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है भैया, ये 9 भैया गुणे में बराबर के स्थिर पे चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो 306 गुणा 657, ये 9 गुणे में है, इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में। भाग देंगे, 9 तिया 27, पीछे से 3 बचा और 6 है, तो 9 चौकू 36, तो यहाँ हो जाएगा 34 गुणे 657। हमें क्या करना है, इनको इसमें गुणा कर देना है, तो गुणा करेंगे। ठीक है, 657 को गुणा कर देंगे 34 से, 9 तिया 27, 3 बजा 9 चौको 36। ठीक है, तो 4 सत्ते 28, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगा फिर से 2, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 बचे 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19, 8 3 7 और 6 13, हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12, ये आ जाएगा। तो LCM कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 33 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 33 8। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 4 नंबर में आया है कई बार, 4 नंबर में ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो अंक 6 की पावर n बोला है ना, 6 की पावर n। ठीक है, कह रहा है कि अगर n के प्लेस पे आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते हो तो क्या कभी भी वो 0 पे समाप्त हो सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। n की जगह पे आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, मतलब 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, ऐसे करोगे तो क्या ये संख्या कभी भी 0 पे समाप्त हो सकती है, इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए एक नियम होता है, एक कानून बनाया है, वो कानून क्या कहती है आइए जानते हैं। जो कानून है, जो नियम है, ठीक है, उसको जान लेते हैं। क्या है वो, यदि, ऐसे लिखोगे एग्जाम में, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप हो तो संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, ये एक नियम है, जैसे एकदम आसान भाषा में करवा रहा हूँ, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। यदि संख्या का गुणनखंड करने पर कोई भी संख्या 2 की पावर m
गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है तो तभी जाके संख्या शून्य पर समाप्त होगी। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या होगी उसका जब आप गुणनखंड करोगे तो कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 का होना अनिवार्य है। एक से ज़्यादा होंगे चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 होने ही चाहिए, तब जाके ही वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हमारे पास संख्या क्या है भाइयों? 6 है। तो 6 का गुणनखंड कर देते हैं। 2 3 6, 3 एकम 3। जब 6 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 3। ठीक है, ओके। 2 तो बढ़िया है, 5 कहाँ गया? 2 तो आ गया ना, 5 कहाँ है? 5 है क्या इधर? नहीं है, 5 नहीं है। तो आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? तो लिखेंगे चूंकि चूंकि संख्या का गुणनखंड करने पर, संख्या का गुणनखंड करने पर संख्या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, नहीं है। इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ये जरूर मेंशन करना, बच्चे ये मेंशन नहीं करते, ठीक है? किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये होगा प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बन गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में एग्जाम में आता है। और मजे की बात है, इस साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके जरूर आएगा, लिख लो मेरे से, आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस साल बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आया था, तो 100% गारंटी है इस साल आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 नंबर में ये क्वेश्चन, 2 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रखा है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? भाज्य संख्या समझाई थी, अभाज्य संख्या समझाई थी। भाज्य क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला है? व्याख्या कीजिए कि ये जो दी गई संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको बतानी है। तो भाज्य संख्या क्यों है ये बताने के लिए मुझे बस क्या बताना होगा कि भैया ये जो संख्या हमें दी गई है ना, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। बस इतनी सी बात हमें बोलनी है, फिर काम खत्म। ठीक है, फिर काम खत्म हो जाएगा। चलिए काम खत्म करते हैं इसका। सबसे पहले वाले पे आ जाओ, हल में आ जाओ। हमें क्या दे रखा है? 7 गुणे 13 प्लस 13। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि भैया 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो उभयनिष्ठ आ जाएगा। 13 उभयनिष्ठ निकाल दो। 7 गुणे में 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, इधर 13 हो गया। जो 13 है वो मेरा है। 11 7 70 प्लस 1, 13 70 और 1 क्या हो गया? 78। हाँ, अब देखो इतना तो आ गया ना। किसी भी संख्या के गुणे में मैं 1 लिख सकता हूँ। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करूंगा तो संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, संख्या वही रहेगी। तो देखो ये हो गया प्रथम गुणज, प्रथम गुणनखंड। ये आपका हो गया द्वितीय गुणनखंड, और ये आपका हो गया तृतीय गुणनखंड। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। इस संख्या के मैंने 2 से ज्यादा गुणनखंड दिखा दिए। लिखेंगे आप आगे क्या लिखोगे? चूंकि, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी।
इसलिए ये संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 5 है। ठीक है, ये संख्या हमें दे रखी है। अब इसमें देखो, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। 5 को हम क्या निकालेंगे, ओभनिश निकाल देंगे। 7 गुणा 6, 5 एकम 5, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 एकम 5, बाहर आ गया था 5। आगे हल करेंगे। 7 छंग 42, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें वही रहता है 24, और यह है 1। 5 24 दूनी 48 का 8 हासिल लगा 4। 24 चौके 96, 24 चौके 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100। तो ये आ जाएगा 100, प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 1009। अब आपको पता है किसी भी संख्या में आप गुणे में क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणे के संबंध में। इस ब्रैकेट को हटा दोगे तो इसके बीच में क्या संबंध होता है, गुणे का होता है। 5 गुणा 1009 गुणा 1 है कि नहीं। तो आप देख पाएंगे कि भैया ये प्रथम गुणज है, पहला गुणनखंड, ये द्वितीय गुणनखंड, और ये तीसरा गुणनखंड, तृतीय गुणनखंड। क्या लिख दे रहा हूं यार, तृतीय लिखना है ना, शुद्ध हिंदी, तृतीय गुणनखंड। ठीक है, बाकी लैंग्वेज फिर से वही आ जानी है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यही लैंग्वेज। क्योंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अर्थात यह संख्या एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे भी वही लैंग्वेज आ जाएगी दोबारा से। हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर पर, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में देता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन कम आया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है। अगर मैं बोर्ड का पेपर बनाता ना तो ये क्वेश्चन मैं ज़रूर देता। और ये क्वेश्चन आया है 2-3 बार, लेकिन ज़्यादा नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है इस साल आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग को टेस्ट करेगा और बहुत ही आसान है, और ये एग्जाम में कई बार आ रखा है। कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखो, खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये पथ है। ठीक है, ये रास्ता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर दौड़ते हैं। ठीक है, रेसिंग ट्रैक समझ लो, ऐसा कुछ है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही साथ, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ के आप खुद बोलो, ऑनेस्टली बोलना, अच्छा क्वेश्चन लगा कि नहीं लगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ट्रिक करके कुछ लिख लीजिए कॉपी में अपने। ट्रिक या कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर किसी कॉन्सेप्ट, इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में अगर सेंस आता है अधिकतम का, सेंस आता है अधिकतम का, तो आपको निकालना होता है HCF, और अगर सेंस आता है न्यूनतम का, तो आपको निकालना होता है LCM। ठीक है, ये ट्रिक है, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में क्या ही ट्रिक लगाऊंगा, कैसे पता चलेगा। तो देखो, हमारे पास 2 लोग हैं, हमारे पास 2 लोग हैं। 2 लोग कौन है, एक तो भाई साहब रवि है यहाँ पर है, और एक सोनिया है। रवि को R लिखते हैं, सोनिया को S लिखते हैं। दोनों एक ही दिशा में भागना चाहते हैं, एक ही डायरेक्शन में। अब तुम सोचो, तुम हो, तुम्हारा कोई दोस्त है,
कोई तेज भागता है तो कोई स्लो भागेगा ही भागेगा, दोनों एक स्पीड तो होगी नहीं। अब जब दोनों भागना ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे भागते रहेंगे, तो दिन भर अगर भागते रहेंगे तो कई बार एक ही जगह पे आके मिलेंगे ज़रूर। अगर दिन भर भागते रहोगे तो कई बार आके एक ही जगह पे टकराओगे, दोनों टकराओगे कि नहीं टकराओगे। लेकिन सबसे पहली बार कब टकराओगे वो मैटर करता है। और सबसे पहली बार जब टकराएंगे वो समय क्या होगा, सबसे कम होगा। और उसके बाद फिर पहली बार समझ करो 20 मिनट में टकरा गया, फिर अगले बार 30 मिनट में टकरा रहे, फिर 1 घंटे बाद, फिर 1.5 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद। तो ऐसे तो टकराते रहेंगे, लेकिन सबसे न्यूनतम समय पहली बार जाके टकराएगा। क्या सेंस आया, बोलो बोलो। न्यूनतम, न्यूनतम के लिए क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमें क्या निकालना है इस प्रश्न में, एलसीएम निकालना है। आई बात समझ में। तो यहां आ जाओ, दिया है, क्या दिया है सर, सोनिया 18 मिनट लेती है। सोनिया का जो समय है वो है 18 मिनट। ओके, उसके बाद रवि, रवि लगाता है 12 मिनट। तो हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, हमें जो ज्ञात करना है यहाँ लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। हमें ज्ञात करना है एलसीएम 18 और 12 का। जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। तो भाई गुणनखंड करते हैं, 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3। ओके, 12 पे आ जाओ, गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। गुणनखंड कर दिए। आप लिखेंगे 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एक बार है, 3 2 बार है। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 2 बार है और 3 एक बार है। तो वो संख्या, दो संख्या ना, वो संख्या ढूंढो जो दोनों में है। 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है और 3 की मैक्सिमम पावर भी 2 है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 नम 36, 4 नम 36। यानी कि दोनों पहली बार 36 मिनट बाद फिर से उसी जगह पे आकर मिलेंगे। ठीक है, कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो लिखोगे रवि और सोनिया पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये कॉपी पे लास्ट में लिख देना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रश्नावली 1 शॉट में आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके जितने भी उदाहरण हैं और इसके जितने भी बेसिक्स हैं वो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, इसके लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपना ख्याल रखें और मेहनत करें, रिवाइज करें। ये रिवीजन सीरीज मैंने स्टार्ट की है आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।